अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पहला मैच पाकिस्तान सुपर लीग का लाहौर कलंदर्स के नाम रहा। हैदराबाद को उन्होंने 69 रन्स के बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी। पहले खेलते हुए लाहौर कलंदर्स ने 199 रन स्कोर किए। उसके बाद फ़खर जमान ने 53 रन बनाए। हसीबुल्ला जो कि उनके विकेट कीपर बैटर हैं, मिडल ऑर्डर में आके 40 रन स्कोर किए। सिकंदर रजा ने 24 रन बनाए। तेज़ शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। तो लाहौर कलंदर्स की टीम एक बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब हुई। और हैदराबाद की टीम जब मैदान में उतरी तो उनके ओपनर्स ज़ाहिर जल्दी आउट हो गए। साइम अयूब 17 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान जो कि विकेट कीपर बैटर हैं वो 9 रन बनाकर आउट हुए। और उसके बाद उनकी टीम जो है वो संभल ना सकी और पूरी की पूरी टीम जो है वो जल्द आउट हो गई। 69 रन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उनका जो डेब्यू था पाकिस्तान सुपर लीग में वो इतना अच्छा नहीं रहा जिसको वो यादगार बनाना चाहते थे। नहीं यादगार बना पाए। हमारे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह जुनेद अकरम, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला मैच हुआ उस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके गुफ्तगू शुरू करेंगे। लाहौर में होम टीम लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो ओपनर्स ने 84 रन का आगाज फराहम किया। फखर जमान ने 53 और मोहम्मद नईम ने 30 रन बनाए। बाद में हसीबुल्ला ने 40 रन बनाकर स्कोर 199 रन तक पहुंचा दिया। हैदराबाद किंग्समैन के रायली मैड्रिड और हसन खान ने दो खिलाड़ियों को आउट किया और सीधा फील्डर के हाथ में। जवाब में हैदराबाद का आगाज अच्छा न रहा। ओपनर साइम अयूब 17 और उस्मान खान 9 रन बनाकर चलते बने। मिडिल ऑर्डर भी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस देने में नाकाम रहा और पूरी टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई। लाहौर कलंदर्स के उबैद शाह, हारिस रऊफ और सिकंदर रजा ने 2-2 विकेटें ली। रिपोर्ट आपने देखी और हैदराबाद की टीम अपना डेब्यू तो जो है वो यादगार नहीं बना सकी। लेकिन उम्मीद है कि अगले मैचेस में बहुत ज़्यादा मैचेस हैं अभी, अगले मैचेस में वो कमबैक करेंगे और कम्पिटिटिव बनाएंगे इस लीग को। जुनैद, वेलकम टू द शो सबसे पहले। और दूसरा, क्या समझते हैं कहाँ पर एक तो टॉस लाहौर कलंदर्स ने जीता है, बड़ा टोटल जब आप स्कोर बोर्ड पे लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो टीम पर आ जाता है, ऑपोजिशन पर आ जाता है। और 200 रन वैसे भी एक आप कहते हैं ना साइकोलॉजिकल आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो वो मेरा ख्याल है मिल गया लाहौर को पहले। इमरान, एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कल पीएसएल जो है वो पीएसएल का 11वां एडिशन स्टार्ट हो गया और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा ने आके इनॉग्रेशन की। मोहसिन नकवी साहब थे, सलमान नसीर साहब थे। तो एक अच्छा जेस्चर था। ट्वीट याद आ गया मुझे। अब वो क्या था बताते हैं आगे। जी 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 बिल्कुल। तो जिस तरह आपने मुझसे प्रेडिक्शन भी करवाई थी, मैंने जज्बात में आके हैदराबाद का नाम तो ले लिया था, लेकिन मेरे ख्याल से लाहौर ने वहीं से स्टार्ट किया जहां से उन्होंने पीएसएल का 10वां एडिशन छोड़ा था। फाइनल में 204 रन चेस किए। फ़खर जमान ने जो है वो वहीं से स्टार्ट किया जहां उन्होंने पीएसएल ये जो हमारी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो एक बेहतरीन बारी खेली थी। और उसके बाद आप ये देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 84 पे पहला आउट हुआ और उसके बाद फिर 94 पे जब ये 3 हुए तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आया, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई इनकी टीम। इन्होंने कंसोलिडेट किया। नईमुल्लाह ने बहुत अच्छी बारी खेली, हसीब खान ने बहुत अच्छी बारी खेली और सिकंदर रजा भट्ट जिनको हम कहते हैं कि मैन फॉर एवरी सीजन, तो वो उन्होंने फिर बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी भी की। मुझे जो कमज़ोर एस्पेक्ट लगा और थोड़ा मुझे परेशान भी लगे और स्ट्रेस में भी लगे, साफ सी बात है जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है तो प्लेयर्स जो हैं वो थोड़े बहुत प्रेशर में होते हैं कि जी एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हुई भी है। सो मुझे हैदराबाद की जो टीम है कल, वो हालांकि बहुत मंजे हुए प्लेयर्स हैं उसके अंदर, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि वो अपने स्किल्स की वजह से भी थोड़ा सा 100% नहीं दे पा रहे थे और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको जो है वो ओनर्स की इन्वेस्टमेंट का भी प्रेशर मुझे लग रहा था। दिस इज व्हाट आई टेक फ्रॉम दैट। वो तो खैर दीगर लीग्स में भी होता है, मेरा नहीं ख्याल इस टाइप का कोई प्रेशर इन पे होता है। ज़ाहिर है एक मैच तो है नहीं, अभी 8-10 मैचेस बाकी हैं, आने वाले मैचेस में कमबैक कर सकते हैं। सिकंदर रजा की आपने बात की, या इतनी एज में आके इस किस्म की परफॉर्मेंस देना और कल जो उन्होंने 2 कैचेस अटैम्प्ट किए थे, मतलब कहीं से लग नहीं रहा था कि ये 39-40 ईयर्स ओल्ड है। ज़बरदस्त फिटनेस के साथ जो है वो। इमरान, सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, 39-40 ईयर्स ओल्ड से मुझे याद आया, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तमाम कप्तानों की, उसके अंदर एक सहाफ़ी साहब ने सवाल पूछा डेविड वार्नर से कि आप पिछले पीएसएल 10वीं का जो एडिशन था उसमें आप सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे और आपकी उम्र जो है उस वक्त 38 और अब 39 ईयर्स है, तो क्या इस दफ़ा भी आप बढ़ती हुई उम्र के साथ? तो उसने सिर्फ बहुत अच्छा एक जवाब बोला कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, आई एम नॉट 39 ईयर्स ओल्ड, आई एम 39 ईयर्स यंग। सो इससे बड़ा अच्छा एक आपको, उन्होंने ये भी कहा कि जितने 39 ईयर्स के खेल रहे हैं उनसे मेरी फिटनेस कंपेयर बहुत बिल्कुल आप सही, सबसे अच्छी होगी। बिल्कुल आप सही। तो खैर अभी बिग बैश में उन्होंने 2 सेंचुरियां लगाई है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, उनका सीज़न बहुत अच्छा गया है। आज उनका मैच भी है। बैक टू सिकंदर रजा, जो मतलब हर टीम ये चाहती है कि ऐसा एक उनके पास फिनिशर हो। देखें
कहने को स्कोर कार्ड पे शायद उन्होंने 24 की हो, लेकिन जब आके आप 10 गेंदे 12 गेंदे खेल के 24 कर देते हैं और 25 कर देते हैं, एक अच्छा कैमियो खेल लेते हैं, ये स्कोर 180 से 200 पे चला जाता है। 180 पे टीमें फिर भी एतमाद में रहती है, लेकिन जहाँ पर 200 को टच करता है फिर ज़ाहिर है प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। तो हर टीम ये चाहेगी कि आसिफ अली और सिकंदर रज़ा जब बैटर है, ऐसा फिनिशर हमारी टीम में हो। देखिए सिकंदर रजा के साथ तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने एक तो 24 किए 9 बॉलों पे, जो कि कैमियो उन्होंने खेला, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देके 2 विकेटें भी हासिल की। सो सिकंदर रजा जो है वो एक मेरे हिसाब से PSL की इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स, और लाहौर कलंदर ने उनको रिटेन किया बिकॉज उनको पता है लास्ट ईयर की जो फाइनल जब वो जीते हैं तो सिकंदर रजा ने एक अनबिलीवेबल बारी खेली थी, जिसकी वजह से, और फील्डिंग में आप देखें वो ऑल आउट जाते हैं, बॉलिंग में ऑल आउट जाते हैं, बल्लेबाजी में देते हैं, अपना 100% देते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मैसेज है टू ऑल द यंगस्टर्स कि वो सिकंदर रजा को अपना आइडियल बनाए, और हालांकि वो जिम्बाब्वे से हेल करते हैं लेकिन उनका कोई इतना कोई फ्लैम्बॉयंट करियर भी नहीं रहा है, लेकिन आप देखें टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ हिज करियर उन्होंने कितना अपने आप को एक्सेल किया, निखारा है कितना अपने आप को। इन दोनों ने, वार्नर ने और सिकंदर रज़ा ने, ये तो बात साबित कर दी कि इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में एज की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास फिटनेस है, आपके पास शॉट्स हैं, आप compete कर सकते हो, वाई नॉट, खेल सकते हैं आप 42, 43 तक भी खेल सकते हैं। वही वार्नर वाली बात कि मैं बहुत सारे 19 साल के लड़कों से जो हूँ बहुत ज़्यादा यंग फील करता हूँ, वही सिकंदर रजा बट जो है वही उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप ये देख लें और परफॉर्मेंस में साफ नजर आ रहा है, बिकॉज आपने 20 ओवर की फिटनेस रखनी है, 20 ओवर फील्डिंग की आपने फिटनेस रखनी है, उसने उसके लिए आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखा है, जो कि फिटनेस भी है और मेंटली प्रिपेयर्ड भी है सिकंदर रजा, और बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें फ़खर जमान की पारी की, बेहतरीन बारी आप वो देखें, बेहतरीन बारी खेली। अगर हम बात करें मोहम्मद लाहौर कलंदर से वैसे बड़े रन्स बनाते हैं, टॉप स्कोरर भी हैं, और अब तो 3000 रन्स उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये थोड़ा सा शिकवा रहता है फैंस का कि इतने कंसिस्टेंट वो लाहौर कलंदर्स में रहते हैं। हर सीज़न में आपको देखें लाहौर को मैचेस जितवाते हैं, 2-3 प्लेयर ऑफ द मैच जीत जाते हैं। अभी पहला प्लेयर ऑफ द मैच ही वो जीत गए, लेकिन जैसे ही वो नेशनल टीम में आते हैं कंसिस्टेंसी का लेवल जो है उनका वो नहीं रहता। इमरान, कंसिस्टेंसी, अगर आपको कंसिस्टेंसी उनके नंबर के साथ भी रहे ना, फिर देखें आप नंबर उनका, आप ओपनर रखते हैं, फिर कभी आप उनको 4 पे खिला देते हैं, फिर कभी आप उनको 3 पे भेज देते हैं, उसके बाद जब आपको ज़रूरत होती है, जैसे T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपको ज़रूरत थी, ऊपर से आपको रन बनाने थे, आपको 64-63 रन से आपको जीतना था, आपने फ़खर जमान को आपने ओपन भेज दिया। ओपनिंग जब आपने उनको भेजा तो उन्होंने 80 प्लस की बारी खेल ली। जब 80 प्लस की बारी उन्होंने ओपनर पे खेली है तो प्लीज़ आप उसका नंबर जो है, ये अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए ना कि उनका नंबर जब एक और 2 सेट है, ओपनर पे सेट है, उसको वहीं पे रखें। जब आप नंबर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, 4 पे लेके आ रहे हैं, 5 पे लेके आ रहे हैं, 3 पे लेके आ रहे हैं, तो साफ सी बात है मेंटली भी प्रिपेयर प्लेयर जो है वो डिस्टर्ब होता है। यही प्रॉब्लम है हमारे। देखें आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में देखेंगे, उनका कोई ओपनर इस बात पर एग्री नहीं करेगा कि मैं 4 पे खेल लूँगा, 5 पे खेल लूँगा, टीम को ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मैं जहाँ दिल करे खेल लूँगा, जहाँ टीम की रिक्वायरमेंट हो वहाँ खेल लूँगा। भाई आपने अपना प्रोफेशनल करियर पूरा डोमेस्टिक में आपने ओपनर से रन बनाए, फिर आपने PSL में ओपनर से रन बनाते हो आप, लेकिन जब आपको पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट कहती है तो आप वो कहते हैं ना सर तस्लीम में खम कर देते हैं आपके, हम 4थे पे भी खेल लेंगे, 5वें भी। ये थोड़ा सा वोकल होना पड़ेगा। अगर कोई प्लेयर कंफर्टेबल है फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, तो उसको मैनेजमेंट को कन्वे करना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे ओपनर सूट करता है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो फिर चलें देख लेंगे। देखिए जब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो फ़खर जमान से ओपन करा लेते हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और कोई अपना खिलाना होता है तो उस वक्त फ़खर जमान को रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई आप 4थे पे, 3रे पे या 5वें पे खेल लो। देखिए दुनिया भर में ये होता है, नंबर सेट होता है। रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर्स, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स, बाबर आजम जैसे प्लेयर्स जो हैं वो वेल सूटेड हैं फॉर नंबर 3, बिकॉज नंबर 3 एक ऐसी पोजीशन है जो कंसोलिडेशन वाली पोजीशन है। पहले ओवर में, दूसरे ओवर में नई गेंद पे कोई आउट हो गया तो वो जो प्लेयर है उसको नई गेंद के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, और कंसोलिडेशन के वो 20वें ओवर तक किस तरह अपनी बारी को लेके जाएगा उसके बारे में भी उसको आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर आप फ़खर जमान जो कि एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट ओपनर हैं, उनके साथ अगर आप इस तरह करेंगे कि अपनी मर्जी जब हुई तो आपने उनको 4 पे खिला दिया, और जब आपकी मर्जी हुई और टीम को ज़रूरत हुई तो आपने उनको ओपन खिला दिया क्योंकि आपको बड़े रन चाहिए थे, तो फ़खर जमान तो मेरे ख्याल से हर वक्त अपनी लब्बैक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोचेज़ हैं और जो मैनेजर्स हैं, वो शायद उनको उस तरीके से नहीं यूटिलाइज कर पा रहे जिस तरह से वो करेंगे, करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए हमारा जो ये PSL है ना, ये आपकी तैयारियों का एक फेज़ होना चाहिए। अब मिसाल है फ़खर जमान को अगर नंबर 4 पे T20 टीम में बैटिंग करनी है
तो उनको प्रिपेयर नंबर 4 के लिए ही करना चाहिए और वो पीएसएल में भी नंबर 4 पे खेलते हैं सही। तो ये बेटर रहेगा। बिल्कुल। अगर देखें एक ओपनर है, हसन नवाज की मिसाल ले लें हम, जी। अगर वो आके ओपनिंग में रन्स करता है पाकिस्तान सुपर लीग में, या साइम अयूब ओपनिंग में रन्स करता है, टीम में जाके उसको 5वां 6वां नंबर मिल जाता है, वो वहाँ पर उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इस टॉपिक पे बात करते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और लाहौर कलंदर्स की हमने बात की, हैदराबाद से मैच में क्या क्या गलतियाँ हुई, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा लगा था क्योंकि 10 रन के ऊपर उन्होंने 3 विकेटें हासिल कर ली थी, यानी 84 रन पर पहली गिरी थी। 94 तक उनके लाहौर कलंदर्स के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद लाहौर कलंदर्स ने आखिरी ओवर्स में जो है वो शानदार बैटिंग की और एक अच्छा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर लगाया। जुनैद, क्या समझते हैं हैदराबाद की बॉलिंग में थोड़े से आपको फ्लॉज नज़र आ रहे हैं? आकिफ जावेद है उनके पास, मैड्रिथ हैं, फिर उसके बाद साइम अयूब है उनके पास, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। दूसरा मास सदाकत की बात हो रही थी कि मास सदाकत को क्यों नहीं खिलाया, तो वो मार्नस लबोशेन जो कि उनके कप्तान हैं, वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो थोड़े से इंजरी का शिकार है, इस वजह से उनको नहीं खिलाया। तो मास सदाकत आप समझते हैं कि जब आएंगे तो फिर थोड़ा सा इनकी बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील करना पड़ेगा? उस्मान खान आई थिंक फिर नीचे आ जाएंगे। मास सदाकत की इंजरी के बारे में आपको पहले मालूम था? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ। तो क्या प्लेयर मैनेजमेंट का शिकार हो गया वो भी कि इतना एक्सटेंसिव आपने उसको खिला दिया कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी खेल के आया, उसके बाद डोमेस्टिक भी थोड़ी बहुत खेली, उसके बाद बांग्लादेश में भी खेल के आया। तो आप देखें 18-19 साल के बच्चे हैं या 20 साल के बच्चे हैं ना, इनके लिए आपको ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मसल्स उस वक्त एक डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है। सो बहरहाल मुझे तो उसके बारे में आइडिया नहीं था। मेरे ख्याल से तो मास सदाकत कल हमने बात की थी, एक चॉइस बनती थी कि उसको ओपनिंग 11 में खिलाना चाहिए था, बट आई डोंट नो क्या हुआ। बॉलिंग की जहाँ तक आपने हैदराबाद की बात की, तो बॉलिंग जो है वो मेरे ख्याल से मुझे लगा कल के सफ़र कर रही है। और ये जो राइली मैड्रिथ हैं, इन्होंने 4 ओवर में गालिबन 40 रन दिए। अब बहुत बड़ा नंबर होता है, 10 के हिसाब से वो किया। साइम अयूब अगर चल गए तो चल गए, नहीं थोड़े चले। से साइम अयूब थोड़े से स्टार्टिंग के जो 2 ओवर्स थे वो बड़े अच्छे गुजरे उनके, लेकिन वो जो इनसाइड एज आउटसाइड एज पर जो उनको चौके पड़े, इसलिए रन्स हो गए। जो लीक किए हैं रन्स, वो 3 ओवर में जो 50 लीक किए वो मोहम्मद अली ने लीक किए। अब वो 3 ओवर में 50 जो है वो एक बहुत बड़ा, यानी तकरीबन आपको 16-17 के एवरेज से आप रन उस हिसाब से दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हैदराबाद को अब दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड पे जाके वो देखें कि जी हमारा पहला मैच जिस तरह भी हुआ उस पर पैनिक ना करें, बिल्कुल पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। डिस्कस करें कि हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, कहाँ हमारी बॉलिंग मजीद बेहतर हो सकती है, क्या वीक पॉइंट्स है। बिकॉज पहला मैच तकरीबन सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लास्ट ईयर की विनर के साथ जब खिला है, तो आपको बहुत सारी एरियाज़ का और रेवेन्यूज़ का पता चल जाता है कि कहाँ आप लोग लैग करते हैं और कहाँ नहीं। सो पैनिक करने की बात नहीं है, ड्राइंग बोर्ड पर जाएँ, बैठें, डिस्कस करें और फिर वे फॉरवर्ड आगे देखें कि हमें अगले मैचेस में किस तरह लेके चलें। और बड़ा क्रेडिट है लाहौर का कि जिस तरीके से वो रिटेन करते हैं। हालांकि इस साल भी आई थिंक दो प्लेयर्स रिटेन करने की इजाज़त थी, लेकिन ऑक्शन में उन्होंने फ़खर को लिया और अपने जो प्लेयर्स थे, सिकंदर रज़ा जो भी है, उनको उन्होंने लिया, किसी भी सूरत में लिया। हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, नईम उनके हैं, फ़खर जमान उनके हैं। तो ये बड़ा मैटर करता है कि हर साल टीम जो है वो कंसिस्टेंसी शो कर रही है और अपने जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो नाकाम हो रहा है चाहे वो कामयाब हो रहा है, उस पर एतमाद बरकरार है उनका। देखिए इमरान, हमने ये भी सुना भी है, देखा भी है कि लाहौर कलंदर जो है वो एक फैमिली की तरह ऑपरेट करती है। उस फैमिली में क्या है कि कोई वीक लिंक है तो उसको सपोर्ट करते हैं, और जो स्ट्रेंथ है उनकी उसको भी सब सपोर्ट वो कर रहे होते हैं। सो लाहौर के साथ सबसे और ओनर्स की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से और कोचेस की तरफ से जब एक प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया जाता है कि हमने आपको पिक कर लिया, अब आपको हम फैमिली की तरह नरिश करेंगे, सो वो बहुत मायने रखता है। वो प्लेयर के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वो दे रहा होता है, कॉन्फिडेंस उसको देता है। और आप देख लें लाहौर कभी कभार जो है वो प्लस माइनस अपनी परफॉर्मेंस में आती है। बाय एंड लार्ज उनका कॉम्बिनेशन सेट है, बाय एंड लार्ज उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। और आप देखें बॉलिंग की जो उनकी पेस बैटरी है, चाहे उसमें हारिस रऊफ़ हो, चाहे उसमें शाहीन शाह अफरीदी हो, ये इन्होंने अपनी सेट बैटरी एक रखी हुई है वहाँ पे, उसको ये लोग डिस्टर्ब नहीं करते, उसको ये मुस्तफीज ऐड कर लिया, मुस्तफीज ऐड कर दिया। मुस्तफीज ने कल भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, और मुस्तफीज ने मैसेज जो है वो हमारी पड़ोसी मुल्क की जो लीग है वहाँ तक भी पहुँचा दिया कि देखो मुझे आप लोगों ने लूज किया है ड्यू टू वट एवर रीजंस, तो मैं तो यहाँ पे एक बेहतर लीग के अंदर, एक बेहतर परफॉर्मिंग लीग के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। दूसरा, आपने पड़ोसी की बात की तो पहले तो वो प्लेयर्स चुरा रहे थे हमारे, अब कमेंटेटर्स पे आ गए। निक नाइट जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के कमेंट्री पैनल में शामिल हैं, उनको उन्होंने वहाँ पर भी शामिल कर लिया अपने कमेंट्री पैनल में। अब ये डिसाइड करते हैं निक नाइट खुद कि वो यहाँ रहना पसंद करेंगे या वहाँ जाएंगे, लेकिन ये है कि एक मोरली ठीक नहीं है एक प्लेयर का जब
किसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है किसी फ्रेंचाइज से, उसको तोड़ना, फिर ऊपर से कमेंटेटर्स को भी इस तरीके से बुलाना, तो ये मुझे लगता है ये अब ओपनली, पहले तो सीक्रेट था ना, अब ओपनली डैमेज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। इमरान, ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के कैरेक्टर के ऊपर कि वो कितना लॉयल है। देखें, मैंने फॉर इंस्टेंस, लॉयल क्या होता है, वो तो पैसे जहाँ मिले वो चले जाते नहीं इमरान, कैरेक्टर भी एक चीज होती है ना। नहीं, ये प्लेयर्स नहीं सोच रहे ना। निक नाइट एक ऐसे मुल्क से आते हैं कि जहाँ पे रिवायात को और जहाँ पे बहुत अहमियत दी जाती है। मुझे ये लगता है निक नाइट जैसा प्लेयर, निक नाइट जैसा इंडिविजुअल, निक नाइट जैसा कमेंटेटर कभी भी पड़ोसी मुल्क की लीग के अंदर नहीं जाएगा। मुझे ये लगता है कि वो यहीं पे स्टिक करेंगे और उनको करना भी चाहिए। अगर आपने मुझे किसी चीज़ में या किसी टीम में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक बाइंडिंग, एक आई एम श्योर के PSL की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हुए कोई बाइंडिंग रखी होगी कि आप मिडवे नहीं जा सकते, प्लेयर्स के लिए भी और कमेंटेटर्स के लिए भी। सो आई एम श्योर अगर इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया होगा तो मेरे ख्याल से निक नाइट जो है वो पड़ोसी मुल्क की जो IPL लीग है उसको मेरे ख्याल से रिफ्यूज ही कर देंगे, और करना भी चाहिए। ये एक इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना सॉलिड कैरेक्टर शो करता है। बिल्कुल। दूसरा ये कि जो ये एक लर्निंग कर्व है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, क्योंकि पिछले साल भी 2-3 प्लेयर्स चले गए थे, वो जो जंग हुई थी उसके बाद मैचेस रुके थे, उसके बाद भी कुछ प्लेयर्स IPL में चले गए थे पाकिस्तान सुपर लीग को अधूरा छोड़कर। तो अब जो नेक्स्ट ईयर है जब ये प्लेयर्स पिक होंगे फॉरेन प्लेयर्स, तो उसमें मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ये क्लॉज डालना पड़ेगा कि भाई अगर आप जाते हैं तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेट सपोज मुस्तफ़ीज़ को पिक किया है लाहौर ने और लाहौर उनको बगैर किसी रीज़न के निकाल देता है, जिस तरह कोलकाता ने निकाला है उनको, तो आपको पे करना पड़ता है खिलाड़ी को कि खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है, आपने निकाला है उसको। तो अब यहाँ पर फ्रेंचाइज की कोई गलती नहीं है, अगर कोई प्लेयर जा रहा है तो उसको भी उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा जितने में वो पिक हुआ है। तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई क्लॉज डालनी पड़ेगी। देखिए इमरान, PSL एक जो लीग है वो कोई नई लीग तो है नहीं कि हम उसको 11 साल सस्टेन करने बनाने की कोशिश कर रहे हो। 11वां एडिशन है, कामयाब तरीन लीग है, दुनिया भर में PSL के चर्चे होते हैं। हम सबको पता है कि PSL की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट के मद्दाह हैं, क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, क्रिकेट के जो लोग समझते हैं, वो PSL को एक बहुत ही पाए की लीग समझते हैं। सो मेरे ख्याल से PSL की इंतज़ामिया को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करते वक्त ये बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था कि आई एम श्योर उन्होंने सोचा होगा कि इट शुड बी आइदर वेज, कि अगर एज अ प्लेयर मैं छोड़ के जा रहा हूँ या एज अ प्लेयर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसको भी जो है डैमेज देना चाहिए, और अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ टीम ओनर हम उसको निकाल रहे हैं तो हम भी उसको इक्वली करें। सो इट शुड बी वाइस वर्सा। और अब मेरे ख्याल से PSL एक मंजी हुई लीग है, हमें इन लीगल टेक्निकलिटीज़ की तरफ अब अच्छे तरीके से जो है वो आ जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई मिडवे कोई छोड़ के जाएगा। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि भाई जब आप को कोई पिक नहीं कर रहा था उस वक्त आपको पाकिस्तान सुपर लीग ने पिक किया और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के करियर बन गए इस लीग से, और बहुत सारे लोग यहाँ पर परफॉर्म करके दीगर लीग्स में कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया भर में देखी जाती है, ब्रॉडकास्ट होती है। तो आपको जब पाकिस्तान सुपर लीग ने मौका दिया है और इसी वजह से आप IPL में पिक हुए ना कि सुपर लीग ने आपको मौका दिया, तो आप उसी लीग से लॉयल नहीं हो जो आपको मौका फराहम कर रही है। तो फिर ज़ाहिर है आपको IPL जब जा रहे हैं आप, IPL के बाद आपको कोई ज़्यादा पैसे देगा, आप IPL भी छोड़ दोगे। इमरान, मुझे तो रह रह के ख्याल आ रहा है कि कैमरन वाइट जो ये कैमरन ग्रीन जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, वो 25-26 करोड़ में IPL के अंदर साइनिंग हुई है, और वो अभी उनकी जो सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी वो फेल सीरीज़ गई है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बट मेरे ख्याल से कीपिंग इन माइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीग which is right up there, मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर जो है वो PSL को ना छोड़ के जाने की कोशिश करेगा, ना उसके बारे में सोचेगा। क्योंकि देखें जो दीगर लीग्स हैं, जैसे हमारी बिग बैश तो एक बहुत सॉलिड लीग है, IPL को माजरत के साथ इमरान मैं अभी भी जो है वो एक ब्यूटी लीग एक वो ही कहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो है वो कोई क्रिकेट का जो मयार है बेहतर है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है कि जैसे हमारा PSL का वो है। PSL में बड़ी कंपेटिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिकेट होती है, कंपैरिजन नहीं है बैट एंड बॉल। देखें मैं इमरान, नॉट बिकॉज कि हमारा उनसे कैसा ताल्लुक है, बट वो इट्स मोर ऑफ अ फ्लैशी लीग एज अपोज टू अ क्रिकेटिंग लीग, क्योंकि वहाँ पे
छोटे ग्राउंड हैं, उसके अलावा जो है छोटे ग्राउंड अगर नहीं भी फ्लैट पिचेस हैं जिसको हम डोसाइल विकेट्स कहते हैं, यहाँ पे आप स्पिन पे भी चैलेंज हो रहे हो, फास्ट बॉलिंग पे भी चैलेंज हो रहे हो, और उसके बाद जो है वो आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स तो वैसी चैलेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल। और आज जो मैच है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज जो मैच है पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनलिस्ट टीम है लास्ट ईयर की। कराची किंग्स की भी टीम भी इस मरतबा जो है वो अच्छी बनी है और 7 बजे मैच शुरू होगा, आपको पता है। और जितने भी मैचेस अभी तक इन दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और दोनों ही टीमें कराची में बड़ी पसंद की जाती है क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें इन्वॉल्व हैं कराची के लड़के कोयटा में भी इन्वॉल्व हैं और कराची किंग्स में भी इन्वॉल्व हैं। स्क्वाड अगर हम देखते हैं दोनों टीमों का, काफ़ी अच्छी कराची किंग्स ने भी टीम बनाई। एडम जैम्पा उसमें शामिल हैं, डेविड वार्नर जो है वो उसमें शामिल है। तो स्क्वाड अगर आप देखते हैं, डेविड वार्नर है, रिजा हेंड्रिक्स को इन्होंने 11th आवर पे शामिल किया। फिर उसके बाद जो है वो सलमान अली आगा जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, 7 बेग इनके विकेट कीपर बैटर आज़म खान को जो है वो ये लेकर आए हैं। आज़म खान को भी टीम में लेकर आए कराची में और वो अपने शहर से खेलते हुए नजर आएंगे। खुशदिल शाह हैं ऑलराउंडर, मोइन अली इनके फॉरेन प्लेयर हैं, हसन अली हैं, अब्बास आफरीदी हैं, शाहिद अजीज़ हैं, एडम जैम्पा लेग स्पिनर, एहसानुल्लाह फास्ट बॉलर, मीर हमज़ा, रिजवानुल्लाह, मोहम्मद हमज़ा सुहेल, हारून अरशद हैं, मोहम्मद वसीम यूएई वाले जो ओपनर हैं, आकिब इलियास हैं और खुज़ैमा तनवीर हैं। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक नज़र आ रहा है स्क्वाड 19 प्लेयर्स का इनका। लेकिन दूसरा ये कि प्लेइंग 11 क्या बनती है, ये बड़ा मैटर करता है। अगर हम फॉरेन प्लेयर्स की बात करते हैं तो डेविड वार्नर है, रिजा हेंड्रिक्स, मोइन अली और एडम जम्पा, ये 4 प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं, जिनका ज़्यादा चांस है क्योंकि सलमान अली आगा ने भी टॉप ऑर्डर में खेलना, रिजा हेंड्रिक्स ने भी, डेविड वार्नर ने भी। तो मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के ओपनर हैं जुनैद, उनका चांस जो है वो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। वो कम इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि डेविड वार्नर और रिजा हेंड्रिक्स जो हैं वो ओपन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 फिर ओवरसीज प्लेयर्स यहाँ से हो जाएंगे। और रिजा हेंड्रिक्स आपको पता है साउथ अफ्रीका के बहुत ही जारहाना बल्लेबाज हैं और मुझे ये लगता है पहले खेले हुए पीएसएल भी खेले हुए हैं। डेविड वार्नर को भी आइडिया है, लास्ट ईयर के 2nd हाईएस्ट रन गेटर थे पीएसएल के अंदर। तो डेविड वार्नर और रिजा हेंड्रिक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तान सलमान अली आगा जो है वो मुझे यहाँ पे बड़ी कप्तान वार्नर है, नहीं कप्तान हमारे नेशनल टीम के कप्तान, हाँ सलमान अली आगा जो है वो मुझे यहाँ पे, और बहुत बहुत इमरान आप ये देखें बहुत ही सॉलिड टीम नजर आ रही है। आजम खान है, 7 बेग हैं, खुशदिल शाह लेफ्टी बहुत ही जाराना बल्लेबाजी करते हैं। जिस नाम को देख के मुझे बहुत खुशी हुई वो मोइन अली का नाम है। मोइन अली इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, बहुत अच्छी स्पिन भी करते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, पीएसएल पहले खेल भी चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मोहम्मद वसीम मुझे मुश्किल लग रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया। आकिब इलियास जो हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खुज़ैमा तनवीर का मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि उनका कहाँ उनका नंबर बन रहा है बॉलिंग के अंदर। ये बड़ा मुश्किल होता है वैसे ना, आपने जब 20 प्लेयर्स 19 प्लेयर्स सिलेक्ट किए होते हैं, उसके बाद उसमें से 11 निकालना, उन 8 प्लेयर्स को ड्रॉप करना, और बड़ा कभी कभार ये मुश्किल हो जाता है कि इतने अच्छे आपके पास ऑप्शंस होते हैं लेकिन टीम में नहीं खेल रहे होते, और हो सकता है मैच के बाद जो है वो आप रिग्रेट भी करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार इसको खिलाना चाहिए था। तो ये बड़ा, और ऑपोजिशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए, ग्राउंड को देखते हुए ये बनाना प्लेइंग 11 मेरा ख्याल है एक आर्ट है ये। देखिए इमरान, 14 मैचेस हैं गालिबन हर टीम को खेलने, नहीं 14 नहीं, तकरीबन 10 मैच खेलने, तकरीबन 10 मैच खेलने, ठीक है। सो आप ये देखें अगर 10 से 12 मैचेस अगर आपको खेलने हैं तो शुरू के 2 से 3 मैचेस जो हैं वो आपकी कॉम्बिनेशन सेट होने में लग जाता है। सो जो 11 खेल रहे हैं और बकाया 8-9 नहीं खेल रहे तो दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-3 मैचेस के बाद आपका कॉम्बिनेशन सेट होना शुरू होता है और उनकी बारी कहीं ना कहीं आ जाती है। सो अभी जो मुझे कराची की टीम लग रही है वो बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ वेरी सॉलिड टीम। ऑन पेपर भी बहुत स्ट्रांग लग रही है, जैसे लाहौर कलंदर ऑन पेपर स्ट्रांग लगती है, पेशावर ज़ल्मी की टीम स्ट्रांग लगती है। ऑन पेपर मुझे बहुत स्ट्रांग टीम नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि ये आगे चल के और ये बहुत डीप जाएगी टूर्नामेंट। और लास्ट सीजन में कराची किंग्स ने आपको पता होगा नंबर 3 पर फिनिश किया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया था। फाइनल में मिस आउट कर गए थे 2020 में, जो कोविड आया था उसमें उन्होंने फाइनल खेला था, टाइटल भी जीता था। तो मुझे लगता है इस मरतबा जो इनकी टीम बनी है, अगर तो ये अपने पोटेंशियल पर खेलते हैं, प्लेइंग 11 अच्छी बनाते हैं, तो नो डाउट फाइनल खेलने की सलाहियत रखते हैं। बैटिंग के अंदर इमरान इन्होंने इंतजार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी बैटिंग को बहुत स्ट्रांग की है। बॉलिंग ठीक है इनकी अच्छी लग रही है, लेकिन बैटिंग को मुझे लगता है इन्होंने ज़्यादा स्ट्रांग किया। जैसे रिजा हेंड्रिक्स हो गए, डेविड वार्नर हो गए, सलमान अली आगा हो गए, इसके अलावा आजम खान को इन्होंने ऐड किया, खुशदिल शाह हो गए। तो शुरू के 4-5 जो आपके प्लेयर्स हैं वो सारे इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। आप ये देखें सारे जो हैं वो
150-160 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले ये लोग हैं। सो मुझे लगता है कि इनकी अपनी अप्रोच ये है कि 180 और 200 के बीच में रन्स करें और उसके बाद दूसरी टीम को जो है वो, चाहे अगर वो दूसरी टीम जो है वो 150, 160, 170 भी कर देती है, इनकी अगर बॉलिंग अगर थोड़ी सी कमजोर है तो इनके स्कोरबोर्ड पे रन अच्छे लगे हुए होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जो मेरे ख्याल से इनकी अप्रोच और स्पिन डिपार्टमेंट भी बड़ा अच्छा है। सलमान अली आ गए इनके पास, मोइन अली आ गए हैं, एडम जैम्पा जो कि T20 क्रिकेट में ज़बरदस्त लेग स्पिनर है। और कंडीशन एक तो होती है ना, कंडीशंस पे परफॉर्म करने वाले। एडम जैम्पा को ऑस्ट्रेलिया में भी आप करता देखेंगे, इंग्लैंड में भी और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, हर जगह परफॉर्म करते हैं। तो उनको पिच की हेल्प की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, इतने अच्छे वो बॉलर हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर कोयटा का जो स्क्वाड है उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमने बात की कराची किंग्स के स्क्वाड की, जो कि खासा सॉलिड नज़र आ रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो स्क्वाड है उस पर भी बात करते हैं। बहुत अच्छी उनकी भी पिक्स रही हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में। और आज अपना पहला मैच जो है वो एक नई जर्नी के साथ वो खेलने जा रहे हैं। स्क्रीन पर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड भी आपको नज़र आ रहा होगा। सऊद शकील उनके कप्तान है, इंटरेस्टिंग चॉइस है। उसके बाद ख्वाजा नाफे जो कि नेशनल टीम में खेल चुके हैं। रायली रोसो हैं, बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। हसन नवाज़ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीज़न। बेन मैकडर्मट हैं ऑस्ट्रेलिया के। बेवन जैकब्स हैं जो कि अभी तक अराइव नहीं हुए हैं, हो सकता है 1-2 दिन में हो जाएं। जहांदाद खान जो कि फास्ट बॉलर हैं। अहमद दानियाल ज़बरदस्त इमर्जिंग एशिया कप में इनकी परफॉर्मेंस थी। अलजारी जोसेफ हैं वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर। अबरार अहमद नेशनल टीम के स्पिनर। जो स्पिन का शोबा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि आपके जो दो मेन जो पाकिस्तान टीम के स्पिनर हैं अबरार अहमद और उस्मान तारिक, दोनों के दोनों इस स्क्वाड में शामिल हैं। शामिल हुसैन है, बिस्मिल्लाह खान है बलूचिस्तान से विकेट कीपर, जहांजेब सुल्तान है, एहसन अली है जिनके जो ओपनिंग 2-3 साल पहले इन्होंने की थी, उसके बाद से मंजर से गायब हो गए थे, उसके बाद वापस आए हैं इस टीम में। साकिब खान है, खानजेब है, टॉम कैरन है, ब्रेट हैम्पटन है और सैम हार्पर है। तो फास्ट बॉलिंग भी आप कह सकते हैं कि इनकी रीजनेबल है। लेकिन वही बात है, 20 प्लेयर्स का स्क्वाड है। इसमें आपको कौन से टॉप ऑर्डर खेलते हुए नजर आएंगे? ख्वाजा नाफे भी हैं, सऊद शकील भी हैं। क्या कहते हैं जुनैद भाई? मुझे लगता है सऊद शकील और ख्वाजा नाफे शायद ओपन करेंगे, उसके बाद रायली रोसो हैं, हसन नवाज़ हैं, ये मिडिल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मेरे हिसाब से इमरान, अगर हसन नवाज से ओपन करा लें, सऊद शकील को फिर मैं टर्म करूंगा एज अ कंसोलिडेटिंग बैट्समैन, कि वो अगर ऊपर से विकेट गिर जाए तो वो तीसरे और चौथे नंबर के खिलाड़ी मुझे ज्यादा लगते हैं। सो मेरे हिसाब से जो है वो नहीं, लेकिन सऊद शकील का मसला ये है कि अगर आप उनको विदाउट पावर प्ले खिलाएंगे तो वो आके थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने के लिए। तो हो सकता है कि थोड़ी सी डॉट बॉल ज़ाहिर है, जो प्लेयर सेटल डाउन होने के लिए टाइम लेता है, T20 में आपके पास वो टाइम नहीं है। तो पहले भी शायद वो ओपनर ही खेले हैं, तो मेरे ख्याल है ओपनर तो वो आएंगे। तो अगर सऊद शकील से ओपन कराते हैं तो मेरे ख्याल से फिर रायली रसू जो है वो तीसरे या चौथे नंबर पे खेलेंगे। रायली रसू इनके साथ बहुत अरसे से मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो लास्ट ईयर के PSL की रनर्स अप टीम है। अगर मोमेंटम अपने साथ कैरी करते हैं, क्योंकि आप देखें काफ़ी उन्होंने प्लेयर्स जो है वो अपने साथ स्टिक किए हैं, कप्तान पे इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया क्योंकि लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं। सो मुझे ओवरऑल ये लगता है कि हसन नवाज से ये लोग अगर ओपन कराते हैं सऊद शकील से, तो मेरे ख्याल से रायली रसू फिर तीसरे या चौथे नंबर पे आएंगे। बिल्कुल। और उसके साथ बहुत एक और इनके पास नीचे जो ऑप्शन है इमर्जिंग में शामिल हुसैन, जी जो कि पाकिस्तान की टीम में अभी खेल चुके हैं, नंबर 3 पर खेले हैं वो। लेकिन इनका जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो ज़बरदस्त है, वो है उस्मान तारिक और अबरार। इमरान, आप ये देखें, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप ये देखें कि स्पिन डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से सारी टीमें जितनी भी हैं, बकाया जो 7 टीमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। उस्मान तारिक को मेरे ख्याल से अभी तक ही कैन स्टिल बी ट्रीटेड एज अ मिस्ट्री स्पिनर, क्योंकि उनको कोई भी समझ ना पा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि PSL में आने से पहले टीम्स ने कितना उनके ऊपर होमवर्क किया, लेकिन उन पे जितना भी होमवर्क कर लें, उनका एक्शन एक ऐसा है कि वो जो डिसीव करता ही करता है। बिल्कुल। उसके अलावा आप ये देखें, अबरार मंजे हुए बॉलर हैं, मंजे हुए स्पिनर हैं, हर सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान की जो विकेट है, जैसे हमने कल भी जिक्र किया था कि हर ग्राउंड में 22 मैचेस हो रहे हैं। सो और हर ग्राउंड की जो स्क्वायर होता है उसमें 3 से 4 पिचेस होती हैं। तो जितना PSL डीप होता जाएगा, जितना PSL पुराना होता जाएगा, पिचेस भी जो है उनमें वेरिएंट आती रहेगी और स्पिनर्स का इनपुट ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा। दूसरा, ये कोयटा को बड़ा क्रेडिट जाता है कि ज़ाहिर है सऊद शकील को जब
PSL 10 में उन्होंने कप्तान बनाया था, तो बड़ा एक सवालात उठे थे कि यार सऊद शकील का T20 फ्यूचर क्या है। T20 एज अ बैटर भी वो नहीं है, नेशनल टीम में दूर दूर तक कहीं कंसिडर भी नहीं होते वो T20 एज अ बैटर। टेस्ट टीम में है, वनडे टीम में भी थोड़ा सा खेले, तो लेकिन उन्होंने स्टिक किया अपने डिसीजन पे, उन्होंने फाइनल खिलाया उसको, और अगले साल जो PSL 11 अब होने जा रहा है उसमें भी उनको कप्तान बनाया उन्होंने। सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि सऊद शकील को इन्होंने रिटेन किया एज ए कैप्टन। और मुझे थोड़ा सा ज़रा कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट से थोड़ा सा शिकवा है कि मोहम्मद आमिर को पिक नहीं। हाँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मोहम्मद आमिर जो कि एक परफॉर्मिंग प्लेयर हैं, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा जो है वो लोगों को और अपने क्रिटिक्स को जो है वो खामोश करवाया है, उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी मशहूर है कि वो अपनी टीम को एज अ फैमिली रखती है। हालिया दौर में अभी आपने देखा होगा और दूसरे चैनल्स पे और सोशल मीडिया में भी कि लोगों ने कहा, अहमद शहजाद ने कहा, मोहम्मद आमिर ने कहा कि ये सारी कया सराइयाँ हैं। ये दूसरा इसमें थोड़ी सी मुश्किल ये थी कि क्योंकि अब 10 साल मुकम्मल हो चुके थे, रिटेंशन के जो कवानीन है वो चेंज किए गए, 2 प्लेयर्स को रिटेन करने की इजाज़त थी, तो ज़ाहिर है फिर जो अपने जो मेन 2 प्लेयर्स होते हैं वही हर टीम ने रिटेन किया, और उसके बाद ऑक्शन में जब चली जाती है बात तो कोई प्लेयर आपके हाथ से निकल भी सकता है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लाहौर कलंदर्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भरपूर पैसा लगाया और अपने जो प्लेयर्स हैं वो रिटेन किए। ठीक है, कोयटा के स्क्वाड में अगर मोहम्मद आमिर भी होते तो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा बेटर उनका स्क्वाड जो है वो नज़र आता, लेकिन इस मरतबा वो पिंडी से खेलते हुए हमें नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद, आपका भी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।